अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज बाय अली से आपके साथ मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ पे भी मौजूद हैं अपने घर वालों के साथ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह खुश रहें, आबाद रहें और अगर हो सके तो मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको भी दुआओं में याद रखें। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे, कामयाबी दे और हम सबके कामों में आसानियाँ फरमाए। आज की ये जो पहली स्टोरी है, ये स्टोरी हमें इबाद साहब ने नाज़िमाबाद नंबर 3 से शेयर की है। इससे पहले हम इबाद साहब की इस स्टोरी की तरफ बढ़ें, अगर आप में से किसी ने भी इस वीडियो को, इस ऑडियो को लाइक नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें। अभी कुछ अरसे पहले की बात है कि हमारे घर में शादी चल रही थी और अक्सर ऐसा होता था कि शादी के प्रोग्राम से, यानी शादी के जो भी फंक्शंस हैं, हम उनसे तकरीबन रात के 2-3 बजे तक फ्री हुआ करते थे। अब जब हमें वहाँ पे, यानी जिस घर में शादी थी, रुकना होता था, तो अक्सर ऐसा होता था कि हम बहुत सारे कज़न्स एक साथ बैठ जाते और वहाँ पे दादा या चाचा आके कोई ना कोई किस्सा, कोई ना कोई कहानी सुनाया करते थे। तो वैसे ही एक रात ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 2-2:15 बजे का टाइम था और बातों ही बातों में नाज़िमाबाद नंबर 3 का जिक्र निकल आया। बहरहाल जब बातचीत शुरू हुई तो बातों ही बातों में जो हमारे दादा थे, उन्होंने कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ नाज़िमाबाद नंबर 3 के बारे में बताईं। और ये वो किस्से, वो कहानियाँ थे, शायद हो सकता है कि नाज़िमाबाद के अंदर जो रहा करते हैं उनको इन किस्से, इन कहानियों के बारे में पता हो। जैसे कि सबसे पहले दादा ने बताया कि जब 1971-72 चल रहा था तो दादा उस दौर में सोल्जर बाज़ार के अंदर एक छोटी सी शॉप चलाया करते थे। आमतौर पे दादा की कोशिश होती थी कि शाम के 5-6 बजे तक वहाँ से अपने घर के लिए रवाना हो जाएं। वैसे तो उस दौर में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद थी, लेकिन दादा की शुरू से ही आदत थी कि वो कहीं भी जाते, कहीं भी आते तो अपनी साइकिल का इस्तेमाल किया करते थे। दादा बताते कि जब मैं अपनी शॉप से निकला तो मेरा ख्याल है कि शाम के 6:30-7 बजे का टाइम था और मेरा ख्याल था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 बजे के दरमियान अपने घर खैरियत से पहुँच जाऊँगा। ज़ाहिर सी बात है, इतना ट्रैफिक भी नहीं था, इतना रश नहीं था। फिर ये जो रास्ता है वो सीधा सीधा और हमवार रास्ता था। लेकिन कभी कभी आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह का हो जाता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता। तो दादा भी बताते हैं कि जब मैं नाज़िमाबाद के लिए निकला तो मेरा ख्याल है कि मैं लियाकताबाद के करीब ही पहुँचाऊँगा, तो मेरी गाड़ी का जो पिछला व्हील था वो ख़राब हो गया। व्हील ख़राब हुआ था या शायद चेन ख़राब हुई थी। बहरहाल जो भी हुआ था उसकी वजह से मैं साइकिल को मज़ीद नहीं चला सकता था। मैं साइकिल से नीचे उतरा और उतरने के बाद मैंने अपने अतराफ़ का जायज़ा लिया तो ज़ाहिर सी बात है, रात हो चुकी थी, यानी मगरिब के बाद का टाइम था और हल्की हल्की सी सर्दी का आगाज़ हो चुका था। उस दौर में इस रास्ते में, ख़ास तौर पे लियाकताबाद के अतराफ़ में जिस जगह मैं मौजूद था, वहाँ पे किसी साइकिल वाले की दुकान मौजूद नहीं थी। अब मेरे पास यही ऑप्शन था कि अपनी साइकिल को पैदल लेके अपने घर की तरफ रवाना हो जाऊं और ये जो सफ़र है अब बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे रात में भी इजाफा हो रहा था और ना सिर्फ रात में इजाफा हो रहा था, सर्दी आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ती चली जा रही थी और मुझे लग रहा था जब मैं घर पहुंचूंगा तो शायद रात के तकरीबन 11-11:30 बजे का टाइम हो जाएगा। दादा बताते कि जब मैं नाज़िमाबाद नंबर 3 के अंदर एंटर हुआ तो उस दौर में जब आप वहाँ पे एंटर होते थे तो एंटर होने के बाद जो अब एक छोटा सा ग्राउंड नुमा एरिया मौजूद है, वहाँ पे उस दौर में बहुत बड़ा सा ग्राउंड हुआ करता था। बेसिकली ये जो ग्राउंड था इसके अतराफ़ में बाउंड्री वॉल मौजूद नहीं थी। एक ग्राउंड नुमा हिस्सा था जिनके अतराफ़ में बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ लगी हुई थी और अगर आप रात के औकात में इस हिस्से से गुजरें तो आपको ऐसा महसूस होता था जैसे किसी गाँव के अंदर आप दाखिल हो चुके हैं। जब मैं उस ग्राउंड नुमा एरिया के अंदर दाखिल हुआ तो दाखिल होते ही मुझे ऐसा लगा कि सीधे हाथ पे जहाँ पे झाड़ियाँ मौजूद हैं, उन झाड़ियों में कोई हल्की सी मूवमेंट सी महसूस हो रही है। आमतौर पे जब झाड़ियों के अंदर या इस तरह के जंगलात में कोई कुत्ता, बिल्ली, कोई बकरी या इस तरह के जानवर हुआ करते हैं तो उनकी मूवमेंट की वजह से पत्ते या जो भी दरख्त हैं या जो भी टहनियाँ हैं वो हिलती हुई नज़र आया करती हैं। खैर मुझे लगा कि कोई कुत्ता, बिल्ली या इस तरह का कोई पेट एनिमल होगा जो इन झाड़ियों के पीछे मौजूद होगा, लिहाजा मैंने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया। लेकिन अजीब बात यह थी कि कॉर्नर ऑफ द आई से सीधे चलने के बावजूद मुझे महसूस हो रहा था जैसे इन झाड़ियों के दरमियान से कोई एकदम से अपना सर बाहर निकालता है और निकालने के कुछ सेकंड के अंदर अंदर वापस उन झाड़ियों में अपने सर को कर देता है।
पहले तो मुझे ये कॉर्नर ऑफ द आई से महसूस हो रहा था, लेकिन कुछ देर के बाद जब मैंने बाकायदा उन झाड़ियों पे गौर करना शुरू किया तो मुझे एक सफ़ेद सा आदमी नुमा कोई शेप नज़र आया जो एकदम से झाड़ियों के पीछे से निकलता और कभी एकदम से बाहर आता और देखते ही देखते अंदर चला जाता। बात यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन कुछ देर के बाद कुछ ऐसा हुआ कि मेरे सामने ये जो भी अजीब सी मखलूक थी जो कि बज़ाहिर इंसान नुमा लग रही थी, लेकिन उसका जो कलर था वो बहुत ज़्यादा सफ़ेद था। ऐसा लग रहा था उसके पूरे जिस्म पे कोई सफ़ेदी या चूना लगा हुआ हो। देखते ही देखते वो झाड़ियों में से निकला और कुछ सेकंड के अंदर अंदर एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ मुश्किल से 7 या 8 सेकंड में पहुंच गया। वैसे आप एक हिस्से से यानी ग्राउंड के एक तरफ से जब दूसरी तरफ का सफ़र करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 2 मिनट का रास्ता हुआ करता है, लेकिन ये जो भी वजूद था, ये जो भी मखलूक थी, ये एक छलाबे की सी रफ्तार से ना सिर्फ एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही थी, बल्कि देखते ही देखते कभी वहाँ से यहाँ कभी यहाँ से वहाँ मूव कर रही थी। एक ऐसी बरक रफ्तारी के साथ किसी इंसान का सफ़र करना मुमकिन नहीं हुआ करता। अब मुझे थोड़ा सा यकीन हो चला था कि यकीनन कोई ना कोई मखलूक मेरे साथ मौजूद है, और मैंने जो अपने बड़ों से अपने बुज़ुर्गों से सुन रखा था तो आमतौर पे छलावे इस तरह से एक्टिविटीज़ किया करते थे। मेरा अंदाज़ा यही था ये छलावा है और मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। अब जाहिर सी बात है उस दौर के जो लोग थे वो निस्बतन ज़्यादा बहादुर हुआ करते थे, लिहाजा दादा ने अपने आप पे काबू रखा, और ना सिर्फ काबू रखा बल्कि खैरियत से अपने घर की तरफ बढ़ते चले गए। दादा बताते कि कुछ सेकंड के अंदर अंदर देखते ही देखते मुझे महसूस हुआ कि जो मेरी साइकिल है अब इसको खींचना या आगे बढ़ाना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसा लग रहा था साइकिल का जो पीछे कैरियर मौजूद है, इस कैरियर के ऊपर या तो कोई बैठा हुआ है या कोई भारी सी चीज़ है जो इस कैरियर के ऊपर ला के रख दी गई है। खैर कुछ सेकंड बाद जब साइकिल मुकम्मल तौर पे रुक चुकी थी और अब लग रहा था इसको खींचना नामुमकिन है, तो दादा बताते कि जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वही अजीब सी मखलूक जो कि इंसान नुमा शेप में थी, उसका चेहरा बहुत ज़्यादा सफ़ेद था, जबकि जहाँ पे उसकी आंखों का हिस्सा मौजूद था ऐसा लग रहा था जैसे 2 शोले या 2 अंगारे उसकी आंखों की जगह मौजूद हैं। वो कुछ अजीब तरीके से शैतानी मुस्कुराहट के साथ मेरी साइकिल के पीछे बैठी हुई थी और उसके चेहरे पे एक अजीब सी शैतानी सी मुस्कुराहट मौजूद थी। दादा बताते हैं कि जब मैंने इसको अपनी साइकिल के कैरियर के ऊपर बैठे हुए देखा तो मैंने जल्दी से साइकिल को नीचे गिराया और जो भी कुरानी आयत मुझे आया करती थी वो आयत पढ़ते पढ़ते मैंने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। दादा बताते हैं कि जब मैं उस ग्राउंड से बाहर की तरफ भाग रहा था तो मुझे बाकायदा अपने पीछे किसी के भागने का एहसास हो रहा था। जाहिर सी बात है प्रैक्टिकली अगर आप बात करें तो छलावा जिस रफ्तार से अपना सफ़र तय करता है उतनी रफ्तार से इंसान सफ़र तय नहीं कर सकता। बस ये कुरानी आयत का सहारा था, सूरतों का सहारा था, जिसकी बुनियाद पे दादा भागते चले जा रहे थे और इनको यकीन था ये खैरियत से यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। और ऐसा ही हुआ कि दादा बताते हैं कि जब मैंने वो ग्राउंड वाला हिस्सा उबूर किया तो वहाँ से बाहर आते ही इत्तेफाक से हमारे मोहल्ले के 2 बुज़ुर्ग थे जो सामने से आते हुए दिखाई दे रहे थे, और जब उन बुज़ुर्गों ने मुझे भागते हुए देखा तो उनको भी अंदाज़ा हो चुका था कि मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा काम ज़रूर हुआ है कि जिसके खौफ की वजह से मैं भागता हुआ उनकी तरफ बढ़ता चला आ रहा हूँ। दादा बताते हैं जब मैं उन बुज़ुर्गों के पास पहुँचा तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे एक छलावा मेरे पीछे लगा हुआ है। अब ये जो 2 बुज़ुर्ग थे, इन दोनों बुज़ुर्गों ने मेरे दादा को हौसला दिया, उनको प्यार किया और उनको समझाया डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो दोनों बुज़ुर्ग दादा को उस ग्राउंड में लेके आए और वहाँ लाने के बाद दोबारा से इन्होंने साइकिल उठाई और साइकिल उठाने के बाद दादा खैरियत से अपने घर पहुँच गए। दादा बताते हैं जो 2 बुज़ुर्ग मुझे नज़र आए थे, इन दोनों बुज़ुर्गों को इससे पहले ना ही मैंने कभी देखा था और ना ही इसके बाद ये दोनों बुज़ुर्ग मुझे कभी भी कहीं भी नज़र आए। दादा का ये ख्याल है कि ये जो मैं कुरानी आयत पढ़ रहा था या सूरतें पढ़ रहा था, सरासर ये इसकी वजह से ही दोनों बुज़ुर्ग एकदम से मेरे सामने नमूदार हुए थे, और ये ना सिर्फ मेरे सामने नमूदार हुए थे बल्कि मेरी मदद करने के बाद या मुझे घर छोड़ने के बाद वहाँ से गायब हो गए थे। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये कहानी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ,
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। मुझे अच्छी तरह याद है 1971-72 चल रहा था और मैं अपने काम से या अपने कारोबार से वापस अपने घर आ रहा था। मैं आपको बताता चलूँ, मेरा नाम अशरफ है और 1971 में मैं तीन हट्टी पे एक फूलों की दुकान पे काम किया करता था। मेरी जो रिहाइश थी वो लियाकताबाद नंबर 3 के अंदर मौजूद थी। और अगर आप उस दौर की बात करें 1971 में, जबकि जंग चल रही थी, तो आमतौर पे लोगों को घर के अंदर कैद रखा जाता था या ख़ास तौर पे रात के औकात में पूरे शहर की जितनी भी लाइट्स हैं उनको बंद कर दिया जाता था। ऐसा नहीं था कि रोज़ाना ये सूरत हाल हुआ करती थी, लेकिन जब जब ऐसा लगता कि दुश्मन की तरफ से हमला होने वाला है तो पूरे शहर में बल्कि पूरे मुल्क में ब्लैक आउट कर दिया जाता था। खैर, मैं जब अपने काम से निकला तो शाम के तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे का टाइम था और मुश्किल से मेरे जो घर का रास्ता था, आप कह सकते हैं कि 35 या 40 मिनट का रास्ता था। जब मैं अपने काम से निकला तो मगरिब की अजान शुरू होने ही वाली थी और आहिस्ता आहिस्ता करके जितने भी लोग थे वो रोडों से, इवन गलियों से अपने घरों में दाखिल हो चुके थे। एक तो रात का टाइम था, दूसरी बात यह कि जंग चल रही थी, तो जंग की वजह से लोग आमतौर पे घरों से बाहर निकलने से परहेज किया करते थे। आप कह सकते हैं कि आसान अल्फाज में मुझे महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो चुका हूँ और जितने भी मकान मेरे अतराफ़ में मौजूद हैं, बेसिकली ये मकान नहीं है, इनको आप कब्रों का दर्जा दे सकते हैं। मैंने जैसे ही अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू किया तो 10 या 15 मिनट के अंदर अंदर देखते ही देखते मुकम्मल तौर पे अंधेरा हो चुका था। वाकई में ये जो 35-40 मिनट का सफ़र था, ऐसा लग रहा था जैसे एक महीने, एक साल के सफ़र में तब्दील हो चुका है। जो मैं आगे बढ़ रहा था, इत्तफाक से अब तक ना ही कोई मुझे पीछे नज़र आया था और ना ही जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी मुझे कोई खड़ा हुआ या बाहर निकला हुआ दिखाई दे रहा था। इसी दौरानिए में आगे बढ़ते बढ़ते अगर आप उस दौर की भी बात करें तो एक जगह ऐसी मौजूद थी जहाँ पे एक सरकारी अस्पताल मौजूद था। जो सरकारी अस्पताल आज भी वहाँ पे मौजूद है, लेकिन उस दौर में भी उस सरकारी अस्पताल के साथ बहुत ज़्यादा कचरा पड़ा होता था। बेसिकली ये जो हिस्सा था, इस हिस्से को कचरा कुंडी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था और उस दौर में भी ये जो हिस्सा था इसको कचरा कुंडी का दर्जा हासिल था। खैर, जब मैं उस कचरा कुंडी के एग्जैक्टली सामने पहुंचा तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन जो ही मैंने उस कचरा कुंडी को अबूर किया तो उसको अबूर करने के बाद बाकायदा मुझे महसूस हो रहा था मुझे पीछे से फॉलो किया जा रहा है। कोई है जो मुसलसल मेरे साथ साथ चलता चला आ रहा है। जैसे जैसे मैं कदम रख रहा था वैसे वैसे वो वजूद भी कदम रख रहा था। ऐसा लग रहा था जो भी मेरे पीछे मौजूद है सरासर मेरे साथ कोई शरारत कर रहा है। शुरू में तो मैंने नज़रअंदाज किया, लेकिन जब मुसलसल मुझे आवाज़ सुनाई देती रही तो बिलाखिर मैंने पीछे मुड़ के देखा। अजीब बात यह थी कि पीछे मुड़ने पे जब भी मैं देखता तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं होता। खैर, इसी आलम में मैं तकरीबन 5 या 7 मिनट का मज़ीद फासला तय कर चुका था और जब मैंने मज़ीद 5 या 7 मिनट का फासला तय किया तो अब मुझे ऐसा लग रहा था मेरे पीछे जो भी चल रहा है उसने या तो बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ पहन रखी हैं या फिर पायल या घुंघरूओं की आवाज़ सुनाई दिया करती थी। ज़ाहिर सी बात है, जो पायल, घुंघरूओं की या फिर चूड़ियों की आवाज़ थी, ये इस बात की यकीन दहानी थी कि मेरे पीछे मुझे कोई औरत फॉलो कर रही है। इसी दौरानिए में, यानी इसी रास्ते पे चलते चलते एक जगह ऐसी थी जहाँ पे एक बहुत बड़ा सा बरगद का और फिर उसके बराबर में पीपल का दरख्त मौजूद था। तो जब मैं उस दरख्त के पास पहुँचने ही वाला था, अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था उस दरख्त के एग्जैक्टली नीचे की तरफ, यानी बरगद का जो दरख्त था उसके बराबर में और पीपल के दरख्त के नीचे कोई खड़ा हुआ है। दूर से देखने पे अब तक ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पे भी कोई लड़की या औरत खड़ी हुई है, जैसे कि शायद वो किसी के आने का इंतज़ार कर रही हो। अगर आप उस दौर की बात करें जो कि शायद 55-56 साल पुरानी बात है, किसी औरत का इतनी रात में वहाँ पे खड़ा होना, और ना सिर्फ खड़ा होना बल्कि इतनी बेबाकी के साथ तैयार होके सज धज के किसी का इंतज़ार करना, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी।
जब मुझे यकीन हो चला कि वाकई में उस दरख्त के नीचे कोई लड़की, कोई दोशीज़ा खड़ी हुई है, तो एक लम्हे के लिए मेरे दिल में आया कि क्यों ना मैं इसके पास जाऊं, इस लड़की से पूछूं कि तुम इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रही हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरा दिल कह रहा था कि अगर मैं इसके पास गया तो कुछ ना कुछ गलत ज़रूर हो जाएगा। बात यह भी थी कि मेरी जो उम्र थी वो जाहिर सी बात इतनी ज़्यादा उम्र नहीं थी, ना ही मेरा इतना तजुर्बा था। लिहाजा मैंने सोचा कि मैं सीधा आगे बढ़ता रहता हूँ। अब जब मैंने उस लड़की या उस औरत को नज़रअंदाज किया और मैं एग्जैक्टली अपनी गली में दाखिल होने ही वाला था, तो मुझे अब लग रहा था वो दोबारा से मेरे पीछे चलना शुरू हो चुकी है। अजीब बात यह थी कि अब की बार जब मैंने पलट के पीछे की तरफ देखा तो वाकई में वो औरत, वो लड़की ना सिर्फ मुझे फॉलो कर रही थी, बल्कि जूं जूं वो ज़मीन के ऊपर कदम रखती थी वैसे ही पायल या घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती थी। अब जब मैंने आखिर में बिल्कुल उसके पैरों के ऊपर गौर करना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे उसके जो पाँव हैं वो ना सिर्फ उल्टे हैं बल्कि कुछ अजीब से ज़ख्मी से उसके पैर थे। ऐसा लग रहा था जैसे नाखूनों से उसके पैरों को या उसकी स्किन को नोचा गया हो। जैसे ही मेरी नज़र उसके उल्टे पैरों के ऊपर पड़ी तो एक लम्हे के लिए मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। जाहिर सी बात है उस दौर में भी ये बात मशहूर थी कि अगर कोई अंधेरे में, वीराने में, ख़ास तौर पे इस तरह के दरख्तों के अतराफ़ में औरत आपको नज़र आती है और उस औरत के जो पैर हैं अगर वो उल्टे हुआ करते हैं तो आप यकीन कर लें कि आपके सामने जो मखलूक मौजूद है वो यकीनन एक चुड़ैल या एक पिछल पैरी है। अब मैं अपने तौर पे इसको नज़रअंदाज करके जल्दी से अपने घर की तरफ भाग जाना चाहता था, लेकिन बहरहाल जब मैंने भागना शुरू किया तो ऐसा लगा जैसे मेरे कदम देखते ही देखते जाम हो चुके हैं और भागना तो दूर की बात है, अब ऐसा लग रहा था जैसे मैं चल भी नहीं पाऊंगा। मेरा जो जिस्म था ये मुकम्मल तौर पे पैरालाइज हो चुका था। एक तरह से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी मौत यकीनी हो चुकी है। देखते ही देखते न सिर्फ मेरा जिस्म पैरालाइज्ड हुआ बल्कि कुछ देर के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं अपनी जगह रुक चुका हूँ, जबकि पीछे से वो औरत मुसलसल मुझे फॉलो करती हुई मेरे करीब आती चली जा रही है। मैं चाहता था कि मैं कुरानी आयत पढ़ूँ, कोई तिलावत करूँ, कोई सूरत पढ़ूँ, लेकिन अब ऐसा लग रहा था मेरा मुंह भी काम करना छोड़ चुका है और अपने जहन पे काफ़ी ज़ोर देने के बावजूद ना ही मेरे मुंह से बिस्मिल्लाह निकल रही थी, ना ही मैं कुछ और पढ़ पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे मुंह को भी किसी ने जकड़ रखा है। अल्लाह जानता है कि उस वक्त जो मेरी पोजीशन थी या जो मेरे हालात थे, मुझे बारी बारी अपने घर वाले, अपने पेरेंट्स याद आ रहे थे और अब मुझे लग रहा था कि मैं उनसे शायद अब कभी भी नहीं मिलने वाला हूँ। इसी दौरानिए में मैं मुसलसल कोशिश करता रहा और बिलाखिर मेरी ज़बान से एकदम से बिस्मिल्लाह अदा हुआ। अब जैसे ही मेरी ज़बान से बिस्मिल्लाह निकला तो ऐसा लगा जैसे मेरी ज़बान का जो ताला था वो ना सिर्फ खुल चुका है बल्कि खुलने के बाद मेरा जिस्म, मेरी ज़बान मुकम्मल तौर पे आज़ाद हो चुके हैं। जो ही मेरी ज़बान आज़ाद हुई मैंने आयतुल कुर्सी की तिलावत करना शुरू की और मैं मुसलसल अपने घर की तरफ भागता चला गया। मुझे इतना याद है कि जब मैं अपने घर के बिल्कुल करीब पहुंचा तो वहां पहुंचने के बाद मैंने ज़ोर ज़ोर से अपने दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। जो ही मैंने अपने दरवाजे को पीटना शुरू किया तो इत्तेफाक से जो मेरे घर वाले थे, जो कि अंदर मेरा इंतज़ार कर रहे थे, उनको भी ऐसा लगा जैसे मैं एमरजेंसी के आलम में हूँ। तो उनके साथ साथ इत्तेफाक से जो हमारे पड़ोसी थे उन्होंने भी अपने दरवाजे खोलना शुरू कर दिए। बस मुझे इतना याद है कि जब मैं अपने घर के करीब पहुंचा हूँ तो वहाँ पहुँचते ही मैं एकदम से बेहोश हुआ हूँ और जब अगले दिन मेरी आँख खुली तो मुझे 103, 104 बुखार हो रहा था। मेरे अतराफ़ में न सिर्फ मोहल्ले के हकीम, तबीब मौजूद थे, बल्कि आप कह सकते हैं कि जो हमारी इलाके की मस्जिद थी वहाँ के जो इमाम साहब थे वो बेचारे मुसलसल मेरे ऊपर दम दरूद कर रहे थे। कहा जाता है कि जो एरिया है, जिस एरिया से मैं उस रात गुजर रहा था, उस एरिया के बारे में बहुत सारे इस तरह के किस्से, बहुत सारी कहानियाँ मशहूर थीं। और अगर आप आज के दौर की भी बात करें तो आज के दौर में भी कहा जाता है कि ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बिल्कुल बराबर में जहाँ पे एक बहुत बड़ी सी कचरा कुंडी मौजूद है, आज के दौर में भी अक्सर रात के औकात में इस तरह की मखलूक़ात को इस एरिया में देखा जाता है। हालांकि ये जो एरिया है लियाकताबाद, इसके बारे में कहा जाता है कि ये तकसीम के फ़ौरन बाद से न सिर्फ आबाद हो गया था, बल्कि उस दौर में भी ये जो एरिया था न सिर्फ कंजस्टेड था
बल्कि उस दौर में भी यहाँ की आबादी दीगर इलाकों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। ये तमाम बातें होने के बावजूद इस एरिया में आज भी बहुत सारी इस तरह की जगहें, इस तरह के एरियाज़ मौजूद हैं, जिनके बारे में ख़ास तौर पे जैसे कि एक अस्पताल है, उसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं जो ज़बान ज़द आम हैं। अगर आप में से भी किसी के पास इस एरिया के बारे में कोई स्टोरी मौजूद है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस एरिया के बारे में, ख़ास तौर पे यहाँ के स्कूलों और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बारे में जो भी कहानियाँ हैं वो शेयर करें।